You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ विलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, दुनिया में अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या इज़हार राय की आज़ादी और बुनियादी इंसानी जमहूरी हकूक़ के हवाले से देखा जाए और अगर कोई चार्ट तरतीब दिया जाए तो कनाडा इज़ गोइंग टू बी राइट ऑन द टॉप ऑफ दैट चार्ट। कनाडा सबसे ऊपर होगा। कनाडा जैसे मुल्क में रहते हुए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ये आज़ादी हासिल है कि हम दुनिया भर में बसने वाले इंसानों को कहीं भी किसी भी वजह से किसी भी हवाले से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मसला हो, कोई बुनियादी इंसानी जमहूरी हकूक़ के हवाले से कोई मसला हो, तो हम यहाँ अपने फोरम पे अपने कनाडा में दिल खोल कर उस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स विच इज़ बीइंग प्रोहिबिटेड फ्रॉम कैनेडियन गवर्नमेंट। लेकिन इसके बावजूद यहाँ कनाडा में रहते हुए कुछ ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं कि वो आज भी इन मौज़ूआत पर बात करने से घबराते हैं। उन्हें क्या मसला है, इसकी वजाहत तो वो करेंगे। लेकिन आज हम जिस मौजू पे, जिस टॉपिक पे और जिन मौजूद मेहमानों के साथ बात कर रहे हैं, ये है खालिस्तान के हवाले से रिफ़रेंडम जो कनाडा में होने जा रहा है 18 सितंबर को। बीइंग अ मीडिया पर्सन एंड बीइंग अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम कनाडा में बसने वाले और दुनिया भर में जहाँ जहाँ हमारा चैनल, हमारे प्रोग्राम्स और हमारी एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं, वहाँ बसने वाले लोगों को ये बताएं कि कनाडा में 18 सितंबर को क्या हो रहा है। इट्स अ पब्लिक कैंपेन, इट्स नॉट अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन थिंग। ये एक पब्लिक कैंपेन है, पब्लिक का मैसेज है, पब्लिक के मसाइल हैं और हम सब इंसानों का खून का रंग एक जैसा है। दुनिया के किसी भी खित्ते में बसने वाले इंसान आपस में उनका एक रिश्ता है और वो खून का रिश्ता है। खून का रंग एक है तो उनके जज्बात भी एक जैसे हैं और उनके जज्बों की कदर हम अगर आज हम नहीं करेंगे तो कल कहीं अल्लाह ना करे हमें कहीं प्रॉब्लम होगा तो हमारे भी जज्बात की कदर उस तरह नहीं की जाएगी। जब हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो हमें दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। खालिस्तान एक इंडिया के अंदर भारतीय पंजाब में रहने वाले सिख बिरादरी के लोगों की अक्सरियत का ये ख्याल है कि गुज़श्ता 70-75 साल से उनके साथ एक नारवा सलूक रवा रखा हुआ है भारतीय हुकूमत ने। 1947 में जब बरसगीर तकसीम हुआ तो सिख बिरादरी के लोगों के साथ कुछ उस वक्त की जो क़यादत की भारतीय क़यादत, उन्होंने कुछ ऐसे वादे किए थे। शायद उस वक्त सिख बिरादरी के लोगों को लगा कि वो इस 47 की तकसीम के वक्त पाकिस्तान रहने की बजाय उन्होंने भारत जाना पसंद किया। उनका एक फ़ैसला अच्छा था या बुरा था, उस वक्त के जो बुज़ुर्ग थे सिख रहनुमा, उनका ये फ़ैसला था और अक्सरियत पाकिस्तान से शिफ्ट होकर इंडिया चले गए। उस वक्त की जो इंडियन क़यादत थी, उन्होंने कहा कि आपको तमाम बराबर इंसानी हकूक़ दिए जाएंगे, एक शहरी के तौर पर हकूक़ दिए जाएंगे। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि दुनिया भर में रहने वाले 2.5 करोड़ सिख बिरादरी से जब पूछा जाए तो उनमें से 80-90% लोग भारतीय हुकूमत और उसके इस नारवास रवैये से, सलूक से नाखुश हैं। उनका कहना यह है कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, हमें एक तीसरे दर्जे के शहरी के तौर पर भारत में रखा जा रहा है। और आज नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इंडिया में रहने वाले 2 करोड़ 10 लाख सिख और इंडिया से बाहर दुनिया भर में रहने वाले 40 लाख सिख अपना एक अलहदा वतन और अपने एक अलहदा एक शनाख्त चाहते हैं, अपना अलहदा वतन चाहते हैं। उस वतन का नाम उन्होंने खालिस्तान तजवीज़ किया है। ये खालिस्तान की तहरीक उनकी कहाँ तक पहुँचती है, कहाँ तक कामयाब होती है या नहीं होती, ये उनका मसला है और भारतीय हुकूमत का मसला है। लेकिन हमारा काम, जब हम कनाडा में रहते हैं और हम कहते हैं कि कनाडा में इज़हार राय की आज़ादी है, तो हमें ये भी देखना होगा कि कनाडा में रहने वाले 10 लाख सिख बिरादरी के जो लोग हैं, क्या उनकी आवाज़ भी आम हो रही है, उनकी आवाज़ सुनी जा रही है और उनकी आवाज़ दूसरी कम्युनिटी के लोगों तक पहुँचाई जा रही है। और हमारे इन मीडिया आउटलेट्स के ज़रिए क्या हम कैनेडियन गवर्नमेंट और बाकी अक़वाम मुत्तहिदा के जो ममालिक हैं, मेंबर ममालिक हैं, उन तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। और ये क्वेश्चन मेरा ये प्रोग्राम देखने वालों के जहन में ये भी होगा कि ये फ़याज़ विलाना को, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के होस्ट को और हमारे ई-आवाज़ टेलीविज़न चैनल को आज क्या पड़ी कि इन्होंने खालिस्तान तहरीक पे बात करना शुरू कर दी। पहली बात यह है कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर जब इंडिया के दौरे पर गए, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, तो वहाँ उनसे पूछा गया था खालिस्तान तहरीक के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि इट्स नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट अबाउट टेररिज्म, इट्स अ पब्लिक कैंपेन और ये इट्स अ पॉलिटिकल इशू और पॉलिटिकल इशू पे हम बात कर सकते हैं।
तो खालिस्तान, जिन दोस्तों को ये मसला है कि खालिस्तान पे हम क्यों बात कर रहे हैं, उनके लिए मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि खालिस्तान इज़ अ पॉलिटिकल इशू, इट्स अ पब्लिक कैंपेन, इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। और जब हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से बात करेंगे तो उनसे इस बात की वजाहत हम चाहेंगे कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो काम क्या करते हैं, और क्या वो बातचीत से अपने मसाइल हल करना चाहते हैं या वो कोई इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं। जब वो इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जा रहे तो खुदा के लिए उनकी बात सुने, उन्हें इतनी रिस्पेक्ट दें जितनी आप बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को और बाकी तहरीक चलाने वाले लोगों को देते हैं। और जब हम दुनिया में देखते हैं, अगर कुर्दिस्तान वाले अपना रेफरेंडम करा के, और आज अमेरिका में, अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में इराक़ के सामने अपनी एम्बेसी खोल के बैठ सकते हैं उस रेफरेंडम के नतीजे में, तो ये सिख भाई जो हैं हमारे और बहनें जो हैं, अगर ये रेफरेंडम में कल कामयाब हो जाते हैं तो इन्हें भी इतना हक हासिल है कि जिस तरह कुर्दिस्तान के लोग अपना अलग बना सकते हैं, अपना कौंसलेट और अपनी एम्बेसी बना के बैठ सकते हैं, तो इन्हें भी टोरंटो, न्यूयॉर्क, ऑटवा, वाशिंगटन, जितनी जहाँ जहाँ ये अपने कौंसलेट बनाना चाहते हैं अपनी सिख बरादरी के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, इन्हें भी ये हक दिया जाए। ये सारे मुतालबात वन बाई वन क्या है, आज के इस प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। लेकिन 2 रोज़ पहले टोरंटो में यहाँ एक तारीख़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सिख बरादरी के लोगों की। उसमें कौंसल ऑफ खालिस्तान के सदर जनाब डॉक्टर बख्शीश सिंह संधू अमेरिका से आए थे, और कौंसल हैं इनकी सिख फॉर जस्टिस तंजीम के जनाब बैरिस्टर गुरपतवंत सिंह पन्नू। इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ लोकल कनाडा से अवतार सिंह थे और बाकी सिख रहनुमा थे। वहाँ कैनेडियन मीडिया ने भरपूर शिरकत की, इनकी गुफ्तगू सुनी, इनकी बात सुनी, और ये 18 सितंबर को टोरंटो में इस रेफरेंडम करने जा रहे हैं, जिस रेफरेंडम में सिर्फ एक सादा सा सवाल पूछा जाएगा कि आपके ख्याल में खालिस्तान अलग मुल्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके जो हक में होंगे वो हाँ कर देंगे, जो इसके ख़िलाफ़ होंगे वो ना पे क्रॉस कर देंगे। और जो पंजाब रेफरेंडम कमीशन जो ये रेफरेंडम करा रहा है दुनिया भर में घूम फिर के मुख्तलिफ मुल्कों में, अब तक ये बरतानिया में करा चुके हैं, इटली में करा चुके हैं, स्विट्ज़रलैंड में करा चुके हैं, और अब ये कनाडा आए हैं। 18 सितंबर को ये कनाडा टोरंटो से आगाज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में ये रेफरेंडम होगा और फिर उसके कंपाइल किए जाएंगे रिजल्ट्स, और एट दी एंड जब अमेरिका में करने के बाद और दीगर ऑस्ट्रेलिया और जिन जिन ममालिक में सिख बरादरी रह रही है, तमाम रेफरेंडम के कंपाइल किए जाएंगे रिजल्ट्स, और फिर वो रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे, और फिर हम देखेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ और अक़वाम आलम की तरफ कि वो इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं या नहीं मिलाते। पहले तो मैं अपने स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा, लेकिन इन्हें वेलकम करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक हल्की सी झलक आपको दिखा दी जाए कि 2 दिन पहले यहाँ टोरंटो में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुअज़्ज़ज़ सिख रहनुमाओं ने इसका ऐलान किया। और दिलचस्प बात यह है कि टोरंटो में ही इन्होंने भारतीय पंजाब के तसल्लुत में जो एरिया, इनके मुताबिक जो वहाँ भारत के कब्ज़े में है वो एरिया, ये वहाँ नहीं रहना चाहते, ये अपना अलग मुल्क चाहते हैं। इन्हें उसमें किस तरीके से कामयाबी हासिल होगी ये बात की बात है, लेकिन आज जो इनके विचार हैं वो विचार आप तक पहुँचाना हमारा मकसद है। इन्होंने वहाँ एरिया मार्क कर दिया है, इन्होंने नक्शा रिलीज़ किया है पंजाब का, और ये चाहते हैं कि इस वक्त जो भारतीय पंजाब है ये भी हमारे साथ ज़्यादती है। पहले ही हमारे बहुत सारे इलाके भारतीय पंजाब से निकाल दिए गए हैं। इन्होंने भारतीय पंजाब का मुकम्मल एक नक्शा रिलीज़ किया है, वो नक्शा भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक हल्की सी झलक और उसके बाद मौजूद मेहमानों से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। आज दी कॉन्फ्रेंस इस बारे विच है कि पंजाब दे विच ते हिंदुस्तान दे विच सिखां दी होंद नूं खतरा वा। पंजाब उत्ते हिंदुस्तान दा कब्जा वा ते पंजाब नूं हिंदुस्तान ने कॉलोनी बनाया होया वा। सिखां दी नस्लकुशी की गई आ, हुण साडी आर्थिक नस्लकुशी की जा रही आ, धर्म स्थान ते हमले हो रहे हैं, साडी बोली ते हमले हो रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब द सिख होली स्क्रप्चर ਉਹਦੀ ਡੈਸਿਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। In the last 30 days 14 ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਉਹ UAP ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, this is being accused, but nobody has a right to kill anyone, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ प्लस खालिस्तान रेफरेंडम एक्टिविस्ट के उत्ते हो रही हैं एंड वी आर डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपने वीडियो देखी और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि सिख बरादरी के ये लोग कनाडा में बसने वाले, एक अंदाज़ा है कि 10 से 12 लाख
सिख कनाडा में रहते हैं, और इंडिया से बाहर दुनिया भर में जहाँ कहीं भी रहते हैं सबसे ज़्यादा तादाद में सिख कनाडा में रहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कनाडा इज़ देयर सेकंड होम। अगर वो भारत उनका पहला घर है तो कनाडा उनका दूसरा घर है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं महेंद्र सिंह और जगदीप सिंह। जगदीप जी वेलकम, महेंद्र जी ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। और अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जनाब ਨੂੰ ਅਸੀਂ वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो। पहले तो ये बताएं कि आप बाई प्रोफेशन महेंद्र जी आप क्या करते हैं और कब से आप इनके साथ जुड़े इस तहरीक के साथ, और फिर मैं उनका तारुफ। जी ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਭਾਜੀ मैं ट्रक कंपनी ओन करता। ठीक है। 2007 से लेके अभी तक सिक्स फॉर जस्टिस जब से होम में आई है तब से हम ह्यूमन जो राइट्स हुए इंडिया में 1984 सिक्स जेनोसाइड जिसे हिंदुस्तान में 1984 सिख दंगे के नाम से जाना जाता था उस पर वर्कआउट करते थे। 1984 सिक्स जेनोसाइड तक उसे लेकर गए यूनाइटेड नेशन में। उसके बाद हमने रेफरेंडम पे काम किया कि रेफरेंडम जो पंजाब की आज़ादी का जो मसला है वो कैसे हल हो सकता है हिंदुस्तान से। नाज़रीन कराम, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मेहमान जो यहाँ बैठे हुए हैं इनके दिल में इतने घाव हैं, इतना गम है, इतना गुस्सा है कि शायद ये पूरी तरह इजहार भी नहीं कर पा रहे। मैं आपको बताऊँ कि महेंद्र सिंह जी के फैमिली में जब नवंबर 1984 में इंडिया में सिख जेनोसाइड, जैसे सिख कत्लेआम कहते हैं, जो भारतीय हुकूमत के जुल्म और बर्बरियत की वजह से बर्पा हुआ, उस सिख जेनोसाइड में इनके अपने घर के 5 अफराद शहीद हुए और इनके ख़ानदान के 27 लोग मारे गए। अब जिस ख़ानदान में 27 लोगों के जनाजे उठाए गए होंगे उस ख़ानदान पे क्या गुजरी होगी। और अगर वो आज एक सिख एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे स्टूडियो में यहाँ बैठा हुआ है तो यही वो दर्द जानते हैं और यही वो बता सकते हैं कि इनके ख़ानदान पे क्या गुजरी। बिल्कुल सर, आपने जैसे बात की 1984 सिख कत्लेआम की, वो मंजर आपको दुनिया को पता होना चाहिए भी जिस जेनोसाइड को, जिस नरसंहार को हिंदुस्तान ने दंगों का नाम देकर पिछले 37 सालों तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया। भी यहाँ हिंदुस्तान में दंगे हुए हैं, इंदिरा गांधी मारी गई, उसके बाद लोगों में दंगे हो उठे, पर असलियत इसके पीछे जो थी आपने जैसे बताया, मेरे अपने घर के 5 जी, मेरे पिताजी, वालिदा, उसके बाद मेरे चाचा जी, दादाजी, नाना जी और फैमिली के कई मेंबर्स जो थे, 1984 में भारत सरकार ने उनके गलों में टायर डाल के जिंदे जला दिए थे और हमारी माताओं, कई माताओं बहनों के रेप किए गए थे उस दिल्ली में, जहाँ कहते हैं कि दिल्ली जो है 24 घंटे जागती रहती है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर, सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे बैठती है और इंडिया को रन करती है। उसकी नाकों के नीचे ये सारा नरसंहार जो था, जो जेनोसाइड था, कत्लेआम था लोगों का, 3 दिन तक कंटिन्यूस नॉन स्टॉप विद द हेल्प ऑफ पुलिस। पुलिस की मदद थी, लोकल जो वहाँ के मिनिस्टर्स थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ कांग्रेस का हाथ था, अगर आप उसे थोड़ा विस्तार में देखें तो उसमें सारी भारत सरकार, क्योंकि सरकार जो थी भारत की थी, चाहे वो किसी पार्टी को भी बिलोंग करती हो। सो सभी ने मिल के सिर्फ और सिर्फ नवंबर 1, 2, 3 तारीख तक सिखों को गलों में टायर डाल के उनके बिजनेसों को लूटा, उनकी घरों को लूटा, उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया। सो आज तक उसका जो जस्टिस है वो हो नहीं सका। और हम अमेरिका में रहते हैं जहाँ हमारे जो लीडर हैं मार्टिन लूथर किंग, वो कहते हैं अगर जस्टिस डिलेड हो गया है तो आप समझदार बने कि जस्टिस डिनाइड हो चुका है, वो जस्टिस नहीं मिलेगा आपको। सो अगर जस्टिस नहीं मिलता आपको, सो उसकी परिभाषा क्या है आगे? आप क्या सोचते हैं कि अगर वो सरकार आपको जस्टिस नहीं दे रही और जस्टिस डिलेड हो चुका है? मेरे पिताजी थे, वो शहीद हो गए, भारत सरकार ने उन्हें मारा। मेरे माताजी जस्टिस देखते देखते वो दुनिया से चले गए। मेरे दादी जी देखते देखते कि शायद हमें इंसाफ मिलेगा, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। सो मेरे लिए वो जेनोसाइड का जो जस्टिस है, इट्स नॉट टू गिव अ पनिशमेंट टू द कल्प्रिट्स। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 2.5 साल की। 2.5 साल की, हाँ जी। तो अब 2.5 साल का बच्चा जिसने सारे इस कर्ब से, इस दर्द से जो गुजरा है, आज अगर वो उसे आप सिख एक्टिविस्ट कहें, उसे सिख काउंसिल फॉर जस्टिस का वॉलंटियर कहें, या उसमें उसके लिए ज़िंदगी में और मेरे ख्याल में कुछ बचता नहीं है। वो अगर आपकी हिम्मत है कि आप ट्रकिंग बिज़नेस कर रहे हैं
और फिर आप टाइम स्पेयर करके इस अपनी तंजीम के लिए, अपनी इस काज के लिए कर रहे हैं। इट्स नॉट ईजी, क्योंकि 24 घंटे आपके सामने तो अपनी माँ की जो दुहाइयाँ, जो आपकी माँ एक एक अदालत, दूसरी अदालत, तीसरी अदालत, चौथी अदालत में फिर रही थी, आपके सामने वो सारा नक्शा आता होगा। बिल्कुल जी, आपको पता होगा कि वो कितना मुश्किल है। हर एक अदालत में हमारे जो परिवार के माता जी थे, मेरे डैडी, अपने दादी जी थे जी, जब HKL भगत की गवाहियाँ चल रही थी अगेंस्ट, जिन्होंने नरसिंगार किया था त्रिलोकपुरी इलाके में, सो तब कोर्ट में जाके जज के सामने मेरी दादी जी ने कहा कि ये जो इंसान खड़ा है आपका MLA MP, इसने मेरे बच्चों को मारा है। सो जज वहाँ का बोलता है कि ए बुढ़ी पागल है क्या, ये पता है कौन है, ये भारत सरकार का लीडर है, ये नहीं मार सकता, और कोई होगा। अच्छा, तो उन्हें मतलब कि गवाहों को डराया धमकाया जाता था। जज जो जिसका एक मकसद है कि आप बात सुने, विक्टिम की बात सुने, विक्टिम क्या कह रहा है, और आप कल्प्रिट की भी बात सुने, पर वो एक साइडेड होके, जैसे सरकार ने पूरा प्लान जो नवंबर 1984 का था कि वो जो अपने क्या कहते हैं जितने भी गुंडे थे लोकल जेलों से, बसें, उसके बाद आर्मी का पाउडर होता है जो वाइट कलर का, वो प्रोवाइड किया। पुलिस ने सपोर्ट की लोगों की कि लोगों को मारा जाए। जितने भी गुरुद्वारे थे बड़े बड़े दिल्ली में, उनको अटैक किया गया। गुरुद्वारों को, जहाँ भी सिखों की कॉलोनी थी, पुलिस ने अपने लोगों के साथ वहाँ पे घेरावबंदी करके उनके घरों की मार्किंग की कि इस घर में सिख रहा था, कहीं और सिटीजन ना मार देना, मारना है तो सिख को मारना है। अगर उसके हाथ में आपने कड़ा देख लिया तो समझ जाना सिख है, चाहे उसने बाल कटा रखे। जे अगर उसके सिर पे पगड़ी देखते हो, मुंह पे दाढ़ी देखते हो, आपको पता होना चाहिए ये सिखे से मारना है। उन्होंने नहीं देखा कि आप भारत सरकार के, भारत के सिटीजन हो, या आप भारत सरकार की खुशामदी में लगे हुए हो, उन्होंने नहीं देखा। जब उन्होंने देखना था कि हमें मारना है सिख को, नवंबर 1984 को, उन्होंने कोई किसी का नहीं, कोई नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिखों पे बेइंतहा जुल्म उठाए, नस्ली फसाद, जो नस्लें ख़त्म करने तक उन्होंने पूरा अपना प्रोग्राम जो था किया। जी, जगदीप सिंह जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁੱਢਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ, ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੁਣ ਮੀਨਿੰਗ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫਰਮ ਲਾਸਟ 37 years। सो द न्यू डेफिनेशन फॉर जस्टिस इज इंडिपेंडेंस। जी, अच्छा, ये जो इंडिपेंडेंस की तहरीक है, जिसे आपने खालिस्तान की तहरीक का नाम दिया है, ये इसका स्टार्ट कहाँ से आगाज़ हुआ है? उससे 84 के जो कत्लेआम हुआ उसके बाद खालिस्तान की सोच आई है या उससे पहले ही थी? देखो, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ 1984 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ when they attacked the government attacked the golden temple ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੂਨ 1984 'ਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ शुरुआत ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है नाज़रीन कराम, अभी हम एक वक्फ़े पर चलेंगे और जब वक्फ़े से वापस आएंगे तो अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से ये भी पूछेंगे कि भारतीय सरकार ये इल्ज़ाम इन पे क्यों लगाती है कि आपकी ये तहरीक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है या पाकिस्तान के इदारों से स्पॉन्सर्ड है। ये बड़ी दिलचस्प हकीकत है कि पाकिस्तान का इस खालिस्तान तहरीक से कुछ लेना देना नहीं। अगर कुछ लेना देना बनता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इन सिखों का बनता है। या तो आप इन्हें ख़त्म कर दें या फिर ये गलत इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें। और अगर आप इनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो फिर हम जैसे लोग आवाज़ बुलंद करेंगे और शायद सिर्फ आवाज़ बुलंद करने से बात बढ़ते बढ़ते आगे निकल जाएगी। क्यों कि ये कोई 2, 4, 6 लोग नहीं हैं जिनके साथ आप ज़्यादती कर लेंगे। ये 2,50,00,000 से ज़्यादा तादाद में दुनिया भर में सिख रहते हैं और इनके, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बताया कि खून का रंग हम सब का एक जैसा है, इनके साथ अगर ज़्यादती करेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। क्यों कि हम कैनेडियन हैं और हम इंसानी, जमहूरी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से आवाज़ बुलंद करना हमारा एक कैनेडियन फ़र्ज़ है। हमारी हुकूमत दुनिया भर में कहीं भी अगर कहीं ज़्यादती होगी इंसानों के साथ, हम बात करेंगे। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी विद फयाज़ वलाना और मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं
सिख एक्टिविस्ट दो भाई, मैं उन्हें भाई समझता भी हूँ, कहता भी हूँ, ये भाई आपस में नहीं हैं। एक जगदीप सिंह हैं और एक महेंद्र सिंह हैं, लेकिन इनकी स्टोरी, इनका दर्द और इनका गमो गुस्सा और इनके साथ अब तक ज़िंदगी में जो बीती है उससे शायद इससे ज़्यादा, भाइयों से भी ज़्यादा गहरा रिश्ता इनका उस्तवार हो चुका है। और ये दोनों गुज़श्ता तकरीबन 25-30 सालों से सिख फॉर जस्टिस और काउंसिल ऑफ खालिस्तान तंजीम जो हैं उनके साथ वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे हैं। और अब 18 सितंबर से कनाडा में सिख खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम का आगाज़ होने जा रहा है। इनसे हम उसकी तफसीलात जान रहे हैं कि 18 सितंबर को रेफरेंडम कैसे होगा और फिर टोरंटो के बाद ये इनका रेफरेंडम का सिलसिला ऑटावा, मॉन्ट्रियल, एडमिंटन, कैलगरी और वैंकूवर कब कब कैसे पहुंचेगा और यहाँ रहने वाले सिख बरादरी के लोग इस रेफरेंडम में शरीक कैसे हो सकते हैं और उस रेफरेंडम का नतीजा क्या होगा, आउटकम क्या होगी और इनकी उम्मीदें क्या हैं। जी आप बता रहे थे, उसकी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम की। ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम क्यों इंडियन गवर्नमेंट लगाती है कि भाई ये सिख बाशिंदे हैं, 2 करोड़ 50 लाख 2.5 करोड़ लोग इंडियन भारतीय पंजाब में सिख रहते हैं, चाहे वो इंडिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, हैं तो वो भारतीय। जब वो भारतीय नेशनल हैं और अगर उन्हें कोई अपनी इंसानी बुनियादी जमहूरी हकूक़ के हवाले से उनको कोई तशवीश लाक है और वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, तो आप उनकी आवाज़ सुनने की बजाय या उनके मसाइल हल करने की बजाय आप आसान हल आपने ये सोचा हुआ कि इल्ज़ाम लगा दो पाकिस्तान पे। हालांकि पाकिस्तान के इतने वसाइल हैं कि वो यहाँ से वहाँ जाके आपको सपोर्ट कर सकता है। इस इल्ज़ाम का क्या सिलसिला है? ये ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਵੀ ISI ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ UK ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰੇਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ CIA ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। और सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तान काउंसिल आपका ऑफिस वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, टोरंटो, लंडन ਤੇ 4 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਕਰੰਸੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਬੈਂਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜੀ ਇਹ CIA ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਐਨਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਹੈਵ ਅਟੈਂਪਟ ਬਿਫੋਰ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਰਾਏ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ UN ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ UN ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। UN ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਉਸ UN ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਲੱਡਸ਼ੈਡ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਸਫੁਲ ਮੀਨਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਲੱਡਸ਼ੈਡ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ XYZ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਐਕਟ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਾਟਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨ। ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਬ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਯੂ डोंट नीड टू वरी अबाउट। बिल्कुल सही जी। महेंद्र जी, आप हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले लोग हैं उनमें से अक्सरियत के जहन में ये ख्याल फौरी तौर पर आता है कि ये 3 साहब बैठे हुए हैं टेलीविज़न पे और अब बात कर रहे हैं खालिस्तान की तहरीक की और खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम की और सिखों के हकूक़ की।
तो कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है उस एरिया में, जो जिसकी यूनाइटेड नेशन से अप्रूव्ड जो हैं रेजोल्यूशंस हैं उस पे इंडिया अमल नहीं कर रहा। एक तो ये कि इंडिया कश्मीरियों को उनका हक क्यों नहीं दे रहा, और कश्मीरियों का जो हक के खुद इरादियत है और उनका एक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसके हवाले से आपकी तहरीक का और आप सिख बरादरी के लोगों का क्या कहना है? देखो जी, जितने भी हम सिख हैं, हमारा सबसे बड़ा जो फिलॉसफी है हमारे गुरु की, गुरु नानक देव जी की, जी जी, वो है ह्यूमन राइट्स पे। ठीक है। वी आवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। और दुनिया जिस कानून पे खड़ी है, ऑल पीपल हैव राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। चाहे उसमें कश्मीर हो, चाहे उसमें खालिस्तान हो, चाहे उसमें मिजोरम या और इलाके जिन्हें भी आज़ादी चाहिए, उनका बुनियादी हक है वो। ठीक है। जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है उसे बुनियादी हक है आज़ादी का। कश्मीर का मुद्दा जो है, कश्मीर के लोगों को अगर यूनाइटेड नेशन ने अप्रूवल रेफरेंडम का करा रखा है, हम तो ज़रूर कहेंगे कि वो रेफरेंडम कराएं। बिल्कुल सही। रेफरेंडम से नए नए मुल्क बनते हैं, दुनिया रेफरेंडम से चलती है। जहाँ आज हम इस मुल्क में बैठे हैं कनाडा में, इन्होंने भी क्यूबिकन को दिया 2 बार हक, 2 दफा रेफरेंडम हो वोट चुका कराएं। है। अगर लोग चाहते हैं तो बाद आप इज्जत से अलग देश बनाएं। बिल्कुल सही। सो इंडिया को और प्रॉब्लम यहाँ है। ऑफिशियली रेफरेंडम हुआ है। हाँ जी, तो इसका मतलब है रेफरेंडम कराना इज नॉट लाइक इट्स नॉट अ क्राइम। हाँ। आपको मजेदार बात बताऊं कि अगर इंडिया को कोई टेरिटरी किसी दूसरे से छीननी हो, जूनागढ़ पुर्तगाल का हिस्सा था, बिल्कुल दे सही। टुक इट फ्रॉम पुर्तगाल, उनसे छीन लिया उन्होंने। कैसे और वो छीना? रेफरेंडम से करा लिया के। है। बिल्कुल सही। अगर तो हिंदुस्तान को अपनी टेरिटरी लेनी हो तो रेफरेंडम ठीक है। अगर सिक्किम। सिख मांगे, सिक्किम वाज अ सिक्किम। प्राइम तो एग्जांपल। फिर अगर सिख मांगे या कश्मीरी मांगे या और जितनी भी तरह का आज़ादी की चल रही हैं, अगर वो मांगे तो उन्हें प्रॉब्लम है कि रेफरेंडम गलत है। रेफरेंडम गलत कहाँ है? वोट की डिमांड की जा रही है, आप वोट कीजिए, दोनों उसमें हिस्से हाँ या ना। बिल्कुल सही। आपकी सरकारें बनती हैं देश में, भारत सरकार बनती है वोट लेकर। बिल्कुल सो अगर वोट गलत है तो आपको वो प्रोसीजर ही बंद कर देना चाहिए वोट का। बिल्कुल सही। सो वी शुड थिंक दैट्स India has- इज नॉट अ टेररिज्म। ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਕੰਡਕਟਡ ਲਾਟ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਡਮਸ। ਦੇ ਸਿੱਕਮ ਦਾ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਲ ਸਟੇਟ ਆ, 7000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ। रेफरेंडम ਇਵਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ। 2014 ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਜੇ ਆਤੰਕ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। सो उन्होंने वास्ते पॉलिसी हो रहा, अपने वास्ते पॉलिसी। सबसे कमाल की बात यह है कि हिंदुस्तान ने टेररिज्म की एक परिभाषा ही बदल दी। वोट मांगने वाले को टेररिज्म से जोड़ते हैं, वो दुनिया हंसती है उन पे आज के टाइम पे। अच्छा, अब आ जाते हैं ये सितंबर में इस रेफरेंडम के हवाले से कि खालिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। सादा सा सवाल है। उस पर रेफरेंडम का स्टार्ट आपने कहाँ से किया और किन किन ममालिक में अब तक करा चुके हैं और अब आप कनाडा पहुँचे? जी, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 2020 ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ 올림픽 ਸੀਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। अच्छा, यूके ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦਾ। यूके गवर्नमेंट ने आपको अपोज नहीं किया बल्कि फैसिलिटेट किया आपको। हाँ जी, ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ठीक है। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਓ। कितने सिखों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया? ਆਲਮੋਸਟ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ 18 ਸੈਂਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਓਵਰ 35000 ਪੀਪਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ठीक है। उसके बाद आप फिर किस कंट्री में गए? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 18 ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਚ ਲਾਏ ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਨੇਵਾ ਕੀਤਾ। ਜਨੇਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ इंसानी हकूक ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜਨੇਵਾ ਦਾ। ਉਹ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ 10 ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਓ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਈ 8 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੀ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣ ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, XYZ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਲੋਕ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 40,000 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਬ੍ਰਿਕਸੀਆ ਫਾਰਮ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 40,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾ ਆਣ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਤੇ 7 ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 18 ਸਤੰਬਰ। ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ? ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਂ ਉਸਦਾ ਹੈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ। ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਰਮ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਪੀਸਫੁਲ ਮੀਨਸ ਵਿਦ ਦ UN ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਆਪ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਆ, ਆਪ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ UN ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਯੂ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ 4th of ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਪਰੇਡ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4th ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ? ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸੋ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੈਸਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜਦੇ ਹਾਂ 4th of ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਸਲਾ ਹੋਏ, ਆਰਮਸ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਕਲਮ ਹੈ, ਵੋਟ ਹੈ। ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟ ਨੂੰ UN ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਏ ਮੀਡੀਆ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल सही। कनाडा में अभी तक जो है एक टोरंटो आपने अनाउंस किया है, उसके बाद ऑटवा, मॉन्ट्रियल, एडमिंटन, कैलगरी और वैंकूवर में कब कब होगा, उसकी डेट्स अभी आपने फाइनल नहीं की? 18 तो बाद सारियां ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ही डेटा लानी जानी। ठीक है। अब तक रिस्पांस कैसा है कनाडा में रहने वाली सिख बरादरी का आपकी तरफ? ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ, फार्मर एजिटेशन सी। हाँ, मैंने यहाँ कनाडा में देखा गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ था कि फार्मर्स के सपोर्ट में उनके जो वहाँ जो स्लोगन्स थे, जो वहाँ नारे चल रहे थे, वो यहाँ लोगों ने, सिख बरादरी के हमारे भाइयों ने और बहनों ने अपनी गाड़ियों के पीछे वो स्लोगन लगाए हुए थे। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 26 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਤਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਏ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡ ਨੇ, IB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ। ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਤੇ कोई बिल नहीं, इन्हों वापस लो। अच्छा, मैंने नोट किया है और मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों ने नोट किया होगा कि ये जो फार्मर्स की जो मूवमेंट थी और फार्मर्स के साथ जो इंडियन गवर्नमेंट ने ज़्यादती की, उसके नतीजे में लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो लोग पहले आपकी खालिस्तान मूवमेंट की तरफ नहीं भी सोचते थे, उन्होंने भी आपकी तरफ सोचना शुरू कर दिया कि ये इंडियन गवर्नमेंट और ये अजीत और ये नरेंद्र मोदी अगर ये हमारे साथ सलूक रवा रखेंगे, हम जब यहाँ 400 मिलियन आप शायद आपकी प्रोडक्शन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की और अनाज की, जो आप इंडिया को इतनी बड़ी तादाद में भारतीय किसान जो है वो डेली की बुनियाद पे फूड दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। बास्केट स्टेट कहते हैं, हाँ, ब्रेड बास्केट स्टेट आप कहते हैं, उनके साथ ये सलूक कर रहा है, तो इसके अलावा कल तक कोई और राइट हम मांगेंगे तो फिर हमारा साथ क्या सलूक करेगा? उसकी वजह से आपको थोड़ा सा बूस्ट मिला आपकी तहरीक को? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਅ ਲਾਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਦਗੀ ਹੱਲ ਆ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ पार्लियामेंट हैगी है, जो मर्जी दोबारा फिर बिल ले आन। पार्लियामेंट की बात की आपने, कैनेडियन पार्लियामेंट में एक अच्छी बड़ी तादाद में हमारे सिख भाई और बहनें मौजूद हैं, ठीक है, और दे आर बीइंग बैक्ड बाई कैनेडियन सिख जो यहाँ कम्युनिटी आपकी रहती है और साउथ एशियन दीगर, हम सारे वोट उनके लिए करते हैं। वो पार्लियामेंट कैनेडियन पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं, कैनेडियन सेनेट में भी मौजूद हैं, कैबिनेट में भी मौजूद हैं। अगर कैबिनेट में इतनी बड़ी तादाद में सिख भाई हमारे मौजूद हैं और पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनकी तरफ से आप क्या समझते हैं कि दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू और नॉट? They have supported us before. 1984 is a genocide resolution ਜਿਹਦੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ। ontario ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਸਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਇਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ। ontario ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 20-25 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਅਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ। ਔਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਇਤਨੇ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਨੰਬਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਵੋਟਸ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਜੇ मैं इस मसले की गल करूँगा मैनू ये लोगों की वोटां पैणियां, दे विल डू इट जी। अच्छा, अब अपने नाजरीन से वो शेयर करना चाहते हैं वो नक्शा जो इन्होंने पंजाब का जारी किया है और ये 2 दिन पहले इन्होंने कनाडा में जारी किया है। उस नक्शे के मुताबिक इनका कहना ये है, ये नक्शा स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, कि इनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, इनके भारतीय पंजाब को स्क्वीज़ किया जा रहा है, इनसे बहुत सारे हिस्से ले लिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने जो अभी जारी किया है उसमें ये स्टार्ट करते हैं जोधपुर से, ये कहते हैं जोधपुर भी हमारा है। जोधपुर के अलावा बीकानेर, गंगानगर, बठिंडा, लुधियाना, अमृतसर, होशियारपुर, चंडीगढ़, करनाल, देहरादून, मुजफ्फरनगर, गुड़गांव, भरतपुर, मुरादपुर, मुरादाबाद, मोतीपुर, नैनीताल, शाहजहांपुर और सीतापुर तक के इलाके आप कहते हैं कि ये हमारे हैं जी। इससे पहले ये जो मैंने सिटीज़ बताए हैं, इनमें से अमृतसर, चंडीगढ़ और मेन सिटीज़ तो वो मानते हैं कि पंजाब हैं, बाकी जो सीतापुर वगैरह के इलाके हैं या जूनागढ़ के इलाके हैं
वो पंजाब नहीं मानते, लेकिन आपका क्लेम है कि ये पंजाब है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। बिल्कुल ठीक। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ठीक है। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਰਾਠੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ठीक है। ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਗਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਟੋਟੇ ਕਰਤੇ, 1.5 ਲੱਖ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੋਲੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਲੇਮ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ। बिल्कुल सही। ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਬੜਾ ਹਾਸ ਹੋਈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਜੈਸਚਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ। आई थिंक आई फील एज कैनेडियन पाकिस्तानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਵਰ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ and you Indian citizens or anybody who go to India, visit India, they can go to Kartarpur and they have to just pay minimum fee like $20 fees ਦੇਣੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NIA ਦਾ ਹੈੱਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਬੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਬੰਦਾ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 15 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਟਸ ਓਪਨ ਫॉर ਆਲ। नो, इफ पाकिस्तानी wants to go there they have to apply before to the district administration। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਕੋਰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੇ ਅਲਾਉ them। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਈ ਦੇ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਆ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਜੈਸਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿस्तान गवर्नमेंट या इमरान खान, मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ इमरान खान क्या इट्स लाइक मक्का और मदीना। उसी बात को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ भी जैसे जगदीपा जी ने क्लियर किया था भी दरबार साहब पे अटैक, जैसे मुसलमान भाइयों बहनों के लिए मक्का मदीना से आगे उजाड़ है। बिल्कुल सही। सो 1984 में जिस दिन अकाल दरबार साहब पे और अकाल तख्त साहब, उससे आगे सिखों के लिए उजाड़ है। बिल्कुल सही। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਸਨਿਫ ਡੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸੁੰਘੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਛਕ ਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਿੱਟੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਲਗ੍ਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ मीडिया गुलामी का हमें एहसास कराया जाता है उस लांगे से जाने के लिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें सिख नहीं मानता। अगर तुम्हें जाना है तो गुलाम बन के जाओ, और उसके बाद वो जो सरकार है भारत की वो तुम्हें आतंकवादी बना दे, तुम्हें सत्यवादी बना दे, तुम्हें कौन सा वादी बना दे, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट। ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਜੀ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗਗੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੋਪਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਸੋ प्लीज़ कम एंड वोट ऑन सितंबर 18 इन टोरंटो। जी महेंद्र जी। बिल्कुल जी, मैं जितने भी हमारे भाई बहन चैनल देख रहे हैं इस टाइम, सबको एक गुजारिश है भी 18 सितंबर को रेफरेंडम की वोट है। दुनिया में एक ही पावर इंसान के पास होती है, वो होती है वोट। अपनी वोट डाल के आप बताएं कि हाँ आप खालिस्तान चाहते हैं या ना आप नहीं चाहते। सो 18 सितंबर टोरंटो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁਣ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਆ 18 सितंबर रेफरेंडम 2020 ਦੀਆਂ। सो थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, ये थे महेंद्र सिंह और जगदीप सिंह। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के दौरान कहा था, ये पूरा प्रोग्राम देखने के बाद आपको भी ये यकीन हो गया होगा कि इनके बारे में जो भारतीय हुकूमत का एक प्रोपेगेंडा है वो टोटली गलत, नाजायज़ और झूठा प्रोपेगेंडा है। इन्होंने हाथ में कोई गन नहीं उठाई हुई, इनके हाथ में कागज़ है, कलम है, और ये पर्ची की ताकत से, वोट की ताकत से अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करते हुए अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। इनका जो रेफरेंडम हो रहा है वो इट्स ऑल अबाउट सिख बरादरी, सिख लोग, और जो सिख लोग भारतीय पंजाब में रहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी सिख रहते हैं और उनका ताल्लुक भारतीय पंजाब से है, वो इस रेफरेंडम में हिस्सा ले सकते हैं। और रेफरेंडम में हिस्सा लेने के लिए इन्होंने पंजाब रेफरेंडम कमीशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को हायर किया है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ ज्यूरिस्ट हैं, और वो उन्होंने इससे पहले उनका दुनिया भर में इस तरह के रेफरेंडम कराने का तजर्बा है, और वो एक वेल रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो रेफरेंडम करा रही है। रेफरेंडम के नतायज उस वक्त तक रोके रखे जाएंगे जब तक दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये कराना चाहते हैं वहाँ नहीं लिए जाएंगे। और बिल आखिर फाइनली ये 26 जनवरी नेक्स्ट ईयर 2023 को ये भारतीय पंजाब में इंडिया के अंदर रेफरेंडम कराएंगे। और इंडिया के अंदर जब रेफरेंडम कराएंगे तो वहाँ भारतीय पंजाब के अंदर रहने वाले सिख भी हिस्सा लेंगे, मुसलमान भी हिस्सा लेंगे, हिंदू भी हिस्सा लेंगे, और ईसाई भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कोई पारसी या गैर मज़हब हैं वो भी वहाँ हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन बाहर दुनिया में जहाँ जहाँ रेफरेंडम हो रहा है वहाँ सिर्फ सिख बरादरी के लोग हिस्सा ले सकते हैं। ये पहले बंदे की, वहाँ जाने वाले बंदे की उसकी पूरी आइडेंटिटी चेक करते हैं, और फिर उसके बाद उसे वोट पर्ची देते हैं। उस पर्ची में वो उसकी मर्ज़ी है वो हाँ कहे या ना कहे, ये किसी को फोर्स नहीं कर रहे। और यकीनन जब रिज़ल्ट्स आएंगे तो सारे हाँ वाले नहीं होंगे, कुछ ना वाले भी होंगे। हमारा इस प्रोग्राम में आज इनसे गुफ्तगू करने का मकसद यही था कि आप तक ये बात पहुँचे कि ये मेरी और आपकी तरह के एक इंसान है, जीते जागते इंसान है। और इनके अंदर जिस तरह महेंद्र जी ने बताया कि इनके ख़ानदान के 5 लोग शहीद हुए जब कत्लेआम हुआ इंडिया में सिखों का, और इनके घर में 5 हुए और इनके ख़ानदान में 27 लोगों को शहीद कर दिया गया। उस वक्त महेंद्र जी की उम्र सिर्फ 2.5 साल थी। एक 2.5 साल का बच्चा जिसने अपनी आंखों के सामने कत्लेआम होता देखा हुआ, उससे आज आप इतने भी तवक्को नहीं करते कि वो अपने इज़हार राय एक पर्ची के ज़रिए अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करते हुए अपनी राय का इज़हार करे कि वो अपने मुस्तकबिल के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या चाहता है। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। आइंदा हफ्ते एक और मौजूद मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा।